इधर बाकी चारों लोग घर के बाहर आ रुके। वो घर देखने में काफी बड़ा और बहुत ही प्यारा सा था। चारों बाहर आए फिर अंदर चले गए। शान घर के बाहर रोड के उस ओर खड़ा था। शान घर की तरफ देखते हुए बोला, आखिर ये दूसरा लड़का कौन है मेरी जान के साथ। शान सोच रहा था, तब तक उसके फोन पर अमित का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव कर लिया, फिर अमित की बात सुने बिना ही बोला, तू अपनी लोकेशन शेयर कर, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। इतना बोल के उसने कॉल काट दी। वही अमित फोन को घूरते हुए मुंह बना के बोला, ये कभी मेरी सुनता क्यों नहीं है। फिर उसने सर झटक के अपनी लोकेशन शेयर कर दी। उधर शान ने घर की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा के वहां से कार लेके निकल गया। अंधेरा भी हो चुका था। इधर आरू, आदि, नव, रूही सभी अंदर आ गए। अंदर आते ही आरू सीधे ऊपर कमरे की तरफ चली गई और जाते जाते बोली, कोई भी उस रूम में ना आए थोड़ी देर। आदि ऊपर की तरफ देखता रहा। तभी सर्वेंट्स आकर सभी का सामान ले गए। आदि भी आरू के पीछे चला गया। नव और रूही ने आदि को आरू के पीछे जाते देखा, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। इधर आरू कमरे में पहुंचकर अपने सामने देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसके सामने बेड पर एक बड़ा सा टेडी रखा हुआ था। आरू गई और जाकर उस टेडी को जोर से हग कर लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने उस टेडी को खुद से दूर किया, फिर वही बेड के पास एक ड्रॉवर से उसने एक मेडल निकाला और उस मेडल को अपने होठों से छूते हुए बोली, आई मिस यू माँ बाबा। गेट पर खड़े आदि ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया। वहीं आरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज न हो। आदि की आंखें नम हो गई। उसे बेचैनी होने लगी। उससे आरू की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, पर ऐसे में वो आरू के सामने नहीं जाना चाहता था। वो थोड़े कदम पीछे की तरफ लेकर वापस गया, फिर अपने कदमों की जोर से आवाज करते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आरू ने जैसे ही कदमों की आवाज सुनी, उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए, उस मेडल को वापस से उस ड्रॉवर में रखा और वॉशरूम में चली गई। आदि कमरे की गेट पर रुका। उसने अपनी नजर पूरे कमरे में दौड़ाई, पर उसे आरू नहीं दिखी। वो अंदर आया और आकर बेड पर बैठ गया। तभी आरू भी वॉशरूम से बाहर चली आई। बाहर आते ही उसने घूरकर आदि को देखते हुए कहा, बोला था न कि कमरे में कोई मत आना, पर नहीं तुम तो ठहरे मेढक। तुम्हें कहा किसी की बात माननी होती है, तुम्हें तो बस अपनी टर करनी होती है। मतलब बीवी की बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि वो नाराज है फिर भी। इतना बोलकर आरू ने अपना मुंह बना लिया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अभी एक मिनट पहले रोई थी। उसके चेहरे पर एक शिकंज नहीं थी। आदि बस एकटक आरू को देख रहा था और उसको देखते देखते मन में सोचने लगा, साहिबा आखिर कैसे कैसे इतना दर्द अपने अंदर लेकर मुस्कुराती रहती हो। मतलब दुनिया के सामने एक हमेशा मस्त मौला रहने वाली लड़की, जो हमेशा सबको तंग करती है, कान करती रहती है, जब देखो बच्चों जैसे जिद करती रहती है, हमेशा सबको खुशियां देती है, सबकी मदद करती है, सबको हंसाती रहती है। अकेले में वो इस कदर टूटी हुई है कि सामने वाला देखे तो उसकी भी रूह कांप जाए। डॉट। और आखिर क्या क्या छिपा रखा है तुमने अपने अंदर। अगर माँ पापा तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं है तो कौन है तुम्हारे मॉम डैड। और किसको पता है ये सब बातें। आदि अभी सोच रहा था, तभी आरू ने उसे कंधों से पकड़ कर हिला दिया। क्या हुआ है, कहाँ खोए हो, कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें कुछ, कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे। आरू चिढ़ते हुए बोली। आदि ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर रूम के बाहर चला गया। आरू तो बस उसे देखते ही रह गई। बाहर जाकर आदि ने किसी को कॉल करके कुछ समझाया, फिर वापस आकर आरू से बोला, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इतना बोलकर आदि आरू का जवाब सुने बिना ही फिर से बाहर चला गया। आरू एकदम से चिढ़ गई, फिर वो बेमन से चिढ़ते हुए रेडी होने लगी। आदि सीधे नव के पास गया, फिर उसे अपने और आरू के बाहर जाने का बता दिया। नव भी मान गया। थोड़ी देर बाद आदि ने भी चेंज कर लिया, फिर वो कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाके देखा तो आरू रेडी होकर आराम से बेड पर बैठी फोन चलाती हुई चॉकलेट खा रही थी। डॉट डॉट। आदि तो बस अपलक आरू को देख रहा था। आरू ने येलो कलर का स्लीवलेस क्रॉप टॉप और लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट पहनी थी, जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स प्रिंटेड थे। गले में एक ब्लैक स्कार्फ, हाथों में चूड़ा और आदि का दिया हुआ ब्रेसलेट बालों का जुड़ा बना था, जिसमें से बाल निकलकर चेहरे पर आ रहे थे और आंखों में हमेशा के जैसे काजल। बस इतने में हमारी आरू बड़ी प्यारी लग रही थी। आरू लिपस्टिक बहुत ही कम लगाती थी, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं थी, और उससे भी बड़ी बात की उसको ज्यादा पसंद नहीं था ये ताम झाम। आदि ने व्हाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स फोल्ड कर रही थी और ब्लू डैमेज जीन्स पहनी थी। एक हाथ में रॉयल की चैन वॉच पहनी थी, बालों को सेट किया हुआ था। कुल मिलाकर आदि भी बड़ा स्मार्ट लग रहा था। आरू अपनी चॉकलेट खाने में बिजी थी, तभी आदि की आवाज उसके कानों में पड़ी, साहिबा अब चलिए भी। आरू ने नजर उठाकर आदि को देखा, फिर अपनी चॉकलेट का लास्ट पीस खाकर आदि के तरफ बढ़ते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं।
चलो चलते हैं, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आदि आरू का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला तो आरू बोली, कहीं तुम सरप्राइज के बहाने मुझे कहीं छोड़ तो नहीं आओगे? देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ प्लान किया भी है ना, तो बता रही हूँ टोटल टाइम वेस्ट है, क्योंकि मुझे सिडनी की सब जगह के बारे में पता है, मैं यहाँ पर आ ही जाऊंगी, समझे तुम? आदि चलते चलते ही बोला, थोड़ी देर चुप रह सकती हो तुम प्लीज? आरू एकदम से चुप हो गई। वो दोनों ही कार के पास पहुंच गए। तभी आरू अचानक से बोली, अरे रूही और दादा कहाँ हैं? उन्हें बुलाना तो भूल ही गए तुम। वो दोनों अपने डिनर करने के लिए आज बाहर गए हैं और अब हम दोनों भी जा रहे हैं। अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी? बिल्कुल चुप का मतलब बिल्कुल चुप, वरना फिर मैं तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दूंगा, समझी तुम? डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदि आरू को कार में बिठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, फिर वो खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार आगे बढ़ा दी। आरू घूरकर आदि को देख रही थी। जब आदि ने महसूस किया कि आरू उसे घूर रही है, तो वो सामने की तरफ देखकर ही मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे ऐसे मत निहारो, वरना तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो जाएगा तो मुझे दोष मत देना बाद में। आरू एकदम से चिढ़कर बोली, इसे निहारना नहीं, घूरना कहते हैं, समझे तुम? आदि कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। आरू भी मुंह बनाकर बाहर की तरफ देखने लगी। तभी आदि बोला, अच्छा बताओ क्या खाओगी? मैं क्या खाऊंगी? आरू थोड़ा सोचते हुए बोली, फिर एकदम से बोली, मैं खाऊंगी मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, रायता, वेज नॉन वेज पुलाव, पाव भाजी, चाट, हक्का नूडल्स, चॉकलेट केक, चॉकलेट शेक, कोल्ड ड्रिंक और बटरस्कॉच आइसक्रीम। आरू एक सांस में पूरा मेनू बोल गई। जैसे जैसे आरू की डिशेज की लिस्ट बड़ी होती जा रही थी, आदि की आंखें बड़ी होती जा रही थी। आखिर में उसने जोर से ब्रेक मार दिए, फिर आरू की तरफ देखकर बोला, बस इतनी ही चीजें खाओगी? तो आरू मुस्कुराकर बोली, अभी के लिए ये ठीक है, बाकी की चीजें मैं तुम्हें वहीं पर पहुंचकर बता दूंगी। और तुम्हें जो अपने लिए ऑर्डर करना हो तुम अपने लिए वो ऑर्डर कर लेना। मतलब ये सब चीजें तुम अकेले खाओगी? आदि फिर से कंफर्म करते हुए बोला तो आरू बोली, और नहीं तो क्या तुम खाओगे? एंड मुझे पता है ये सब कम है, बाद में वहां पर कुछ और भी ऑर्डर कर लेंगी, डोंट वरी। आदि ने अपना सर झटका, फिर कार चलाने लगा। थोड़ी देर बाद आदि ने कार रोकी। वो निकल कर बाहर आया, फिर उसने आरू की तरफ का गेट खोला। आरू भी बाहर आ गई। आदि ने अपनी पॉकेट से एक पट्टी निकाली, फिर आरू की आंखों पर बांध दी, पर आज आरू ने कोई सवाल नहीं किया। आदि आरू का हाथ पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हुए बोला, आज तुमने मेरे कपड़ा बांधने पर सवाल क्यों नहीं किया? सवाल करके क्या करती? मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, और मैं तुमसे कपड़ा बांधने पर सवाल करती फिर तुम बोलते तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, जिसका सिर्फ एक ही जवाब है कि खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे मुझे। आरू के इतना बोलते ही आदि एकटक उसे देखने लगा। अब वो दोनों लिफ्ट में थे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी। आदि ने आरू को अपनी बाहों में उठा लिया। आरू एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो मिस्टर हबी? यहाँ पर सब लोग देख रहे होंगे हमें। साहिबा, यहाँ इस फ्लो पर हमारे सिवा कोई नहीं है, तो तुम चुप रहो बस, समझी? आदि आरू को बाहों में थामे आगे बढ़ते हुए बोला। आदि ने एक जगह आकर आरू को अपनी बाहों में से नीचे उतारा, फिर वो आरू के आंखों की पट्टी खोलते हुए उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों से कपड़ा हटा रहा हूँ, लेकिन प्लीज जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना। आरू ने बस धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। आदि एक जगह जाकर खड़ा हो गया और थोड़ी तेज से बोला, साहिबा अपनी आंखें खोलो प्लीज। आरू ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से जल्दी जल्दी अपनी पलकों को झपकाया और अपनी आंखें मसल के दोबारा से देखा, लेकिन उसे फिर से वही सब दिखा। वो दोनों सोफिटेल सिडनी डार्लिंग हार्बर के टेरेस पर थे। वहां बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। वहां दीवारों पर व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे, जिनपे कलरफुल लाइटनिंग की गई थी। जगह जगह फ्लावर्स से डेकोरेशन की गई थी। वहां पूल में कैंडल्स जल रही। सामने ही डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, जिस पर व्हाइट ऑर्किड्स लगे हुए थे। उस पूरी टेबल पर व्हाइट ऑर्किड्स से ही डेकोरेशन की गई थी और कैंडल्स जली हुई थी। वहीं पर एक चॉकलेट्स का बुके रखा हुआ था। आरू ये सब कुछ देख रही थी, तभी उसके कानों में गाने की आवाज पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गई और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उस आवाज में जैसे खोसी गई। उसने पलट कर देखा तो आदि हाथों में गिटार लिए गाना गा रहा था। एल हाँ कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे ना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे, तू जो है नाराज मेरी सांसें ना चले। आदि ने इतना ही गाना गाया, फिर जोर से चिल्ला कर बोला, आई एम सॉरी साहिबा। आदि के इतना बोलते ही आसमान में ढेर सारे पटाखे फूटने लगे। आरू ने पलटकर देखा तो पूरा आसमान जगमगा रहा था।
सोफीटेल सिडनी डार्लिंग हार्बर। आरू हैरानी से सब कुछ देख रही थी, उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सब कुछ बेहद खूबसूरत था। आरू आसमान में आवाज करते हुए पटाखों को देख रही थी, तभी आदि आकर उसके सामने कान पकड़कर खड़ा हो गया, फिर बोला, आई एम सो सॉरी साहिबा, मेरी वजह से तुम उस दिन हट हुई, आई एम सॉरी। आरू ने आगे बढ़कर आदि को गले लगा लिया, फिर धीरे से बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर हबी, इतना सब कुछ करने के लिए। आदि ने भी आरू को अपनी बाहों में कस लिया, फिर बोला, तुम अभी भी नाराज हो क्या? आरू ने आदि के गले लगे हुए ही धीरे से नमे अपना सर हिला दिया। आदि के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, वो अपने मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों लेकिन इतना सुकून सिर्फ तुम्हें गले लगाने से ही मिलता है साहिबा। इधर आरू भी अपने मन ही मन बोली, मिस्टर हबी तुम न बस ऐसे ही एक बार प्यार से गले लगा लेते तब भी मेरी नाराजगी दूर हो जाती, क्योंकि दुनिया जहान का सुकून है तुम्हारी बाहों के दरमियान। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे रहे, तभी आरू धीरे से बोली, मिस्टर हबी सुनो। हम। बोलो साहिबा। आदि बंद आंखों से ही बोला तो आरू बोली, मुझे न बहुत जोरों वाली भूख लगी है, हम लोग खाना खाएं प्लीज। आदि एकदम से अलग हो गया, फिर हल्का सा झेपते हुए बोला, हाँ चलो डिनर करते हैं। आदि ने आकर आरू के लिए चेयर खींची, आरू बैठ गई, फिर वो भी जाकर अपनी जगह बैठ गया। आरू टेबल को देखते हुए बोली, वैसे जनरली ऐसी डेकोरेशन गुलाबों से की जाती है, पर यहाँ पर तो व्हाइट ऑर्किड्स लगे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि गुलाब देखकर तुम्हारे अंदर की बकरी जाग जाती, फिर तुम्हारा पूरा ध्यान तो गुलाब खाने पर होता, तो मेरी मेहनत पर तो ऐसे ही पानी फिर जाना था। आदि बोला तो आरू बोली, लेकिन अभी वो इतना ही बोल पाई तब तक एक वेटर एक फूड ट्रॉली में सभी डिशेज ले आया, फिर वहां से चला गया। अब तो आरू कभी फूड ट्रॉली को देखती तो कभी आदि को, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो लंबी सी लिस्ट आरू ने बताई थी वो पूरी की पूरी आरू के सामने हाजिर थी। सिडनी में इंडियन फूड कहाँ से ले आए तुम? आरू ने हैरानी से पूछा तो आदि बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हुए बोला, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योर हबी साहिबा। उफ, लेकिन हम दोनों अकेला इतना सब कैसे खाएंगे? आरू ने एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहा तो आदि बोला, साहिबा हम दोनों नहीं अकेली, सिर्फ तुम, याद है न अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही बोला था। आरू अपना सर पकड़ के बैठ गई, आदि को उसे ऐसे देखकर हंसी आने लगी। तभी आदि ने किसी को कुछ मैसेज कर दिया। आरू अभी भी हैरान परेशान सी बैठी थी, इतना खाना देखकर तो उसकी भूख उसको टाटा बाय बाय बोलने की प्लानिंग में थी। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे, तब तक एक वेटर के साथ करीब 6 से 7 बच्चे आए। आदि उठकर बच्चों के पास गया, फिर उसने वही स्विमिंग पूल के साइड जो चेयर्स पड़ी हुई थी उन पे उन बच्चों को बिठा दिया। आरू बच्चों को देखकर खुश हो गई, उन सब ने मिलकर डिनर किया। फिर उसके बाद आरू ने अपने चॉकलेट के बुके में से सब बच्चों को एक एक चॉकलेट दी और फिर वो बच्चे हंसी खुशी चले गए। आरू ने बच्चों को बाय बोला, फिर उन्हें टेरेस के गेट तक छोड़कर वो मुड़ी ही थी, तब तक आदि अपना हाथ आगे किए उसके सामने खड़ा था। फिर वो बोला, क्या मेरी साहिबा अपने मिस्टर हबी के साथ डांस करना पसंद करेगी? आरू आदि के हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम इतना अच्छा गाना भी गा लेते हो, मुझे नहीं पता था, चलो तुम्हारे अंदर कोई तो टैलेंट है। आदि ने धीमी से आवाज में म्यूजिक प्ले करके आरू के साथ डांस करते हुए कहा, मेरे टैलेंट्स का अंदाजा तुमको अभी तक नहीं है। आदि इतना बोल ही पाया था, तब तक आरू बोली, अरे ऑफ कोर्स है, अब देखो तुम गुस्सा इतना अच्छा करते हो, लड़ते इतना अच्छा हो, चीखते इतना अच्छा हो, खुद का नुकसान भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, वर्स्ट डिसीजन लेने में तो तुम माहिर हो, और बेस्ट पार्ट तुम्हारे ताने ऊपर, दुनिया की हर सांस फेल है तुम्हारे सामने। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, बहुत मजा आ गया न तुमको मुझे चिढ़ा के? आदि मुंह बनाते हुए बोला तो आरू हंसने लगी। आरू हंस रही थी, तब तक आदि ने उसे एकदम से घुमाकर खुद से सटाकर अपनी बाहों में भर लिया, फिर धीरे से उसके कान में बोला, हंसते हुए बड़ी प्यारी लगती हो साहिबा, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे आज? आरू की पूरी हंसी एकदम से गायब हो गई। आदि की बात तो वो सुन ही नहीं पाई, क्योंकि उसको तो कट लग चुका था बड़ी तेज का। आदि की गर्म सांसें उसे उसकी गर्दन पे महसूस हो रही थी। बोलो भी अब कुछ। आदि हल्के से आरू के कान पे किस करते हुए बोला, क्या, बोलू? आरू हकलाते हुए बोली तो आदि ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही कि आज तुम क्यों रो रही थी, आखिर क्या बात हुई थी साहिबा? मैं जानता हूँ मुझे ऐसे हक नहीं है पूछने का, पर मेरा यकीन करो, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। क्या, बोलू? आरू हकलाते हुए बोली तो आदि ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही कि आज तुम क्यों रो रही थी, आखिर क्या बात हुई थी साहिबा?
मैं जानता हूँ मुझे ऐसे हक नहीं है पूछने का, पर मेरा यकीन करो, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। नहीं देख सकता इतने दर्द में। आरू की आंखें नम हो गई। उसने आदि के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, तुम्हें एक बात पता है, कई बार सिचुएशन इंसान को वो बना देती है जो वो पहले कभी था ही नहीं। एंड रही बात दर्द की, तो दर्द के साथ कुछ अजीब रिश्ता है मेरा। न निभाया जाता है और न छोड़ा जाता है। इतना बोलते हुए उसका गला भर्रा गया। आदि ने आरू के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थमा, फिर बोला, तुम्हारे दर्द के साथ मुझे भी अपना रिश्ता बनाना है और तुम बिखर चुकी हो, मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें समेट लूंगा, तुम यकीन तो करो। आरू आदि की आंखों में देखने लगी, जहां उसे अपने लिए ढेर सारा विश्वास और फिक्र नजर आ रही थी। तुमने सब सुन लिया था क्या? आरू ने धीमे से पूछा, तो आदि ने भी धीरे से ही जवाब दिया, मैंने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन इतना सुना था जब तुम एक मेडल को देखकर बोली थी, आई मिस यू माँ बाबा। इसके आगे भी सुन ही लेते, अगर वापस जाकर कमरे में आने का ड्रामा नहीं करते तो। आरू के इतना बोलते ही आदि हैरानी से उसे देखने लगा, फिर बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो ड्रामा किया था? आरू हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, तुमने बोला कि तुमने बस मेरी उतनी सी बात सुनी, ठीक है, जब तुमने मेरी बात सुनी तो फिर उसके बाद इतने तेज कदमों की आहट कैसे आई? मतलब साफ है कि तुमने ड्रामा ही किया था। दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। आदि के इतना बोलते ही आरू आदि का हाथ पकड़कर उसे चेयर के पास ले जाते हुए बोली, वो बचपन से तेज है। इतना बोलकर उसने आदि को वहां चेयर पे बिठाया, फिर खुद भी एक चेयर पे बैठते हुए बोली, तो तुम्हें ये जानना होगा कि जब मम्मी पापा मेरे असली पेरेंट्स नहीं है तो फिर कौन है, राइट? नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुम अंदर ही अंदर घुट रही हो। आदि आरू की आंखों में देखते हुए बोला, तो आरू भी उसकी आंखों में देखने लगी। अचानक से आरू ने अपनी नजरें हटा ली, फिर जमीन की तरफ देखते हुए बोली, ये बात सच है कि मम्मी पापा मेरे असली पेरेंट्स नहीं है। मेरे बाबा का नाम विजेंद्र चौहान था और माँ का नाम दीक्षा चौहान। मेरे बाबा बड़े पापा से छोटे और पापा से बड़े थे। डॉट। मैं बस 5 महीने की थी जब माँ बाबा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस दिन बाबा को उनकी काबिलियत और बहादुरी के लिए मेडल मिला था। उन्होंने अकेले ही 53 आतंकियों को मार गिराया था और उनके सभी बारूद से भरे गोदाम, टेररिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, मल्टी स्पेशलिस्ट वेपन्स, एवरीथिंग जो कुछ भी था सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। डॉट कोष्टक। इस वक्त ये बातें बोलते हुए आरू की आंखों में दुनिया जहान का गर्व था। डॉट। इसी ऑपरेशन के दौरान उन्हें काफी चोटें आ चुकी थी, तभी उन्हें कुछ आतंकियों ने धोखे से वार करके बेहोश कर दिया। उन लोगों ने 3 महीने तक बाबा को टॉर्चर किया, पर बाबा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। घर पे तो सब लोग ये मान गए थे कि बाबा नहीं रहे, लेकिन दादू और माँ ने नहीं माना। आखिर एक दिन जब बाबा ने वहां कुछ आतंकियों की बातें सुनी, तब वो कैसे भी करके वहां से निकलने की सोचने लगे। वहीं उन आतंकियों के एक नौकर थे जो बाबा को बहुत मानते थे, उनकी मदद से बाबा वहां से निकल आए। बाबा काफी कमजोर हो गए थे। इंडियन बॉर्डर में घुसकर बाबा थोड़े ही आगे बढ़े, तब तक वो बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ सैनिकों ने उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और घर पे इंफॉर्मेशन भी दी। डॉट। घर में फिर से खुशियां आ गई। 0.4 महीने तक बाबा को हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, फिर उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला। 5 दिन बाद उन्हें मेडल मिलना था। ये मेरे दादू दादी का सपना था। दादू दादी, माँ बाबा और मामा 5 लोग एक कार में थे और बड़े पापा, बड़ी माँ, पापा पीछे की कार में थे। उस दिन मैं और दादा मम्मी के साथ घर ही रुके थे। जब बाबा को मेडल मिला तो दादू के आंखों में दुनिया जहां का गर्व था। यहाँ घर पर मम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। एक सर्वेंट ने जब वहां कॉल करके बताया तो पापा, बड़े पापा, बड़ी माँ वहां से चले आए। मेडल मिलने के बाद सब वापस आ रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक आया और इतना बोलकर आरू चेयर से एकदम घुटनों के बल जमीन पर आ गिरी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा, जो न जाने उसने कब से रोक रखा था। आरू की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। आदि ने आगे बढ़ के आरू को कसकर गले से लगा लिया। आदि की आंखों में भी आंसू थे, जिन्हें पता नहीं कैसे पर आदि ने रोक रखा था। डॉट। आदि आरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शशिश, शांत हो जाओ साहेबा, शांत। आरू भी आदि को कसके पकड़कर सुबकते हुए बोली, माँ, मैं बस 5 महीने की थी यार। माँ, मेरे माँ बाबा की डेथ हो चुकी थी और मुझे पता भी नहीं था कुछ इस बारे में। और इन 5 महीनों, बस 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक बाबा ने मेरे साथ बिताए और मैं। इसके बाद आरू की आवाज ही निकलना बंद हो गई। वो फिर से रोने लगी। आदि ने आरू को खुद से अलग किया, फिर उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को हल्के से अपने होठों से छू लिया। आरू की आंखें बंद हो गई।
आदि ने आरू को पकड़कर खड़ा किया, फिर उसे चेयर पे बिठाकर खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए बोला, मेरी साहिबा शेरनी है, वो मुझे ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा मुझसे लड़ते हुए ही अच्छी लगती है, समझी। और मुझे नहीं पता था कि ये सच बताते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ होगी, वरना मैं कभी नहीं पूछता। और मुझे अब कुछ जानना भी नहीं है। आरू नम आंखों से ही मुस्कुराकर बोली, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ। तुम्हें भी तो हक है, तुम सब जानो मेरे बारे में। आरू अभी कह ही रही थी तब तक आदि ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा, फिर बोला, नहीं जानना मुझे कुछ जो तुम्हें तकलीफ दे, क्योंकि कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे लिए नहीं चाहिए ऐसा कोई भी हक जिससे तुम्हें रोना पड़े। मेरे लिए बस मेरी साहिबा मैटर करती है। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा। ये आंसुओं की कोई जगह ही ना हो तुम्हारी लाइफ में, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर तुमसे किसी ने तुम्हारा गुलाब ले लिया तब भी तुम रो दोगी, मुझे पता है। पर मेरी वजह से एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आएगा। आदि ने जैसे ही बोला, तुमसे किसी ने तुम्हारा गुलाब ले लिया तब भी तुम रो दोगी, मुझे पता है। इतना सुनते ही आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदि की बात खत्म होते ही आरू बोली, मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आएंगे, पर पूरी बात तो सुन लो, क्योंकि आधी अधूरी बातें बहुत खतरनाक होती है, जो हमेशा बस बर्बादी लाती है, और वैसे भी मैं बस तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में बता रही हूँ, बताओ सुनोगे? आदि ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो आरू ने अपना कहना जारी रखा, 15 दिन बाबा ने मेरे साथ बिताए, जो कि मुझे याद भी नहीं है। डॉट। कार एक्सीडेंट के दूसरे दिन सुबह के टाइम पे सबको ये बात पता चली। उस दिन पूरा घर बिखर गया, लेकिन जल्द ही सबने खुद को संभाल लिया। मम्मी पापा ने मुझे अपनी बेटी मान लिया, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बच्चे प्लान करने का नहीं सोचा, उनके लिए तो उनकी पूरी दुनिया ही मैं बन गई। दादा को छोड़कर घर में भी ये बात किसी को नहीं पता कि मैं जानती हूँ मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि मैं बस 5 महीने की ही तो थी, इसलिए उन सबने अच्छे से सब कुछ छिपा लिया। जब तुम बस 5 महीने की थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मी पापा तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदि के इतना पूछते ही आरू का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। डॉट डॉट। वो थोड़ी देर के लिए चुप पड़ गई, फिर आरू ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मुझे सब कुछ सुपीरियर से पता चला। डॉट डॉट। यानी कि मेरे मामा जी जो उस रात उस कार में थे। मैं 8 साल की थी जब मामा जी मुझे पहली बार स्कूल में मिले थे, उस वक्त दादा भी मेरे साथ थे। डॉट। मामा जी मुझे और दादा को अपने साथ वहां पार्क में ले गए। डॉट। मेरे मामा भी आर्मी में थे, स्कूल के प्रिंसिपल उनकी पहचान के थे, इसलिए उन्होंने मामा जी को नहीं रोका। डॉट। मामा जी ने जब मुझे ये सब बताया कि मेरे पेरेंट्स तो इस दुनिया में है ही नहीं, उस दिन मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। डॉट। मामा ने सब कुछ मुझे बताया, वो मेडल मेरे हाथों में दिया जो पापा को मिला था, और फिर वो चले गए, लेकिन मेरे अंदर जो बच्ची थी उसे मारकर उस दिन जो मेरी हालत हुई थी, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे दादा ने मुझे संभाला। डॉट डॉट। वो टेडी जो रूम में था वो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा था, जो कि मामा जी के पास था। डॉट। जब मैं 17 साल की थी तब मैं दादा के साथ पहली बार सिडनी आई, मामा जी को भी पता था कि मैं सिडनी गई हूँ, वो हमेशा मेरी पल पल की खबर रखते हैं। जब मैं यहाँ आई तो एक दिन रात में वो चुपके से मेरे कमरे में आए और वो टेडी मेरे पास रख गए, साथ में एक चिट भी जिसमें लिखा था कि ये टेडी मेरी माँ ने मेरे लिए लिया था। डॉट डॉट। उस टेडी से अलग ही कनेक्शन बन गया मेरा। 15 दिन मैं यहाँ पर रुकी, ये टेडी और मेडल मैंने यहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि जब भी इनको देखती थी माँ बाबा की याद अपने आप ही आने लगती थी। आज भी घर में सबको यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। वो जो एक्सीडेंट था वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मामूली एक्सीडेंट नहीं था मतलब? आदि ने हैरानी से पूछा तो आरू बोली, वो एक प्लान किया हुआ मर्डर था। आदि ने जैसे ही ये सुना वो धम से जमीन पर आ बैठा, जो कब से ही घुटनों के बल बैठा था। आरू ने जैसे ही आदि की तरफ देखा उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई। आरू आदि की तरफ बढ़ी तो आदि ने उसके पहुंचने से पहले ही सवाल किया, किसने किया ऐसा? आदि का सवाल सुन के आरू चक्कर में पड़ गई। आदि की नजर अभी जमीन पर ही थी। आरू को अपने इमोशंस बहुत अच्छे से छुपाना आ चुका था, उसने खुद को संभाला, फिर बोली, ये मुझे भी नहीं पता मिस्टर हबी कि ये सब किसने किया, ये उस रात का राज है, मामा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। आरू के इतना बोलते ही आदि ने नजर उठा के आरू को देखा, फिर बोला, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था तो फिर तुमने कोशिश नहीं की उस मर्डर को ढूंढने की? इस बार आरू फिर चक्कर में पड़ गई कि अब कैसे और क्या जवाब दे। एल टू बी कंटिन्यू।